अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साद हाशिम वर्क्स। आज हम जिस फिल्म का रिव्यू करने जा रहे हैं वो पाकिस्तानी फिल्म है जो 2024 में अभी रिलीज़ हुई है ईद पर, नाबालिग अफराद, डायरेक्टेड बाय नबील कुरैशी। तो भाई शुरू करते हैं रिव्यू। सबसे पहले फिल्म की कहानी दो लड़कों के गिर्द घूम रही है, मज़हर और फ़ख्र, जिन्हें सब बच्चा समझते हैं और कोई भी सीरियसली नहीं लेता ज़िंदगी के अंदर। तो अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए वो जो रास्ता चुनते हैं, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा, वो कैसे जो उनकी ज़िंदगी में आती है और वो उनकी ज़िंदगी में क्या तूफ़ान बर्पा करेगी उसका अंदाज़ा उन्हें भी नहीं है, और उस तूफ़ान से वो बचकर किस तरीके से निकलते हैं, ये इस फिल्म की बेसिक स्टोरी लाइन को फॉर्म करती है। अब आते हैं फिल्म के अच्छे हिस्से की तरफ। द गुड, नबील कुरैशी एंड हिज CES फार्मूला वर्क्स अगेन। नबील की पिछली कुछ फिल्मों ने इतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया और ना ही उनकी कहानियाँ इतनी अच्छी थीं। खेल खेल में 2021 की रिलीज़ नबील कुरैशी की डायरेक्टर, जिसे ISPR ने फंड किया था, ऊपर से नबील के पास उस फिल्म के लिए कोई अपना ओरिजिनल स्क्रीन प्ले भी नहीं था। तो नबील ने ये करा कि दो फिल्में उठाई। 2014 की दिव्या खोसला कुमार की डायरेक्टेड यारियाँ और रंग दे बसंती, दो फिल्में उठाई, उनको मिलाया और खेल खेल में बना दिया। अगर आप लोगों ने वो फिल्म नहीं देखी है तो आप यूट्यूब पे जाके दोनों फिल्में देख सकते हैं, और आपने खेल खेल में देखी है तो आपको आइडिया हो जाएगा कि वो किस तरीके से इन दो फिल्मों से मिलकर बनी है। दूसरी कायद-ए-आज़म जिंदाबाद। कायद-ए-आज़म जिंदाबाद की कहानी का आइडिया इतना मज़े का था, मगर वो कहानी का आइडिया फिल्म के अंदर 50 मिनट के बाद आता है। मतलब मेन आइडिया था कि भाई नोटों से कायद-ए-आज़म गायब होना शुरू हो गए, तो वो 50 मिनट के बाद फिल्म के अंदर आ रहा है। तो शुरू के 50 मिनट आप कितना ही इंजॉय कर लोगे, मगर आपका मेन आइडिया इतना लेट आ नहीं सकता। तो वो इतना लेट आया था जिसकी वजह से अगर वो पहले आता फिल्म के अंदर तो फिल्म और अच्छी हो सकती थी। इन दोनों फिल्मों का ड्रॉबैक यही था कि नबील अपने जो एक फिल्म मेकिंग फार्मूला है, जिस फिल्म मेकिंग फार्मूले से वो अपनी कहानियाँ चलाता है, वो उससे हट गया था। मगर इन दो फिल्मों के बाद वापस नबील बैक टू अपने ओरिजिनल स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग के अंदर आ गया है, जहाँ वो अपना CES फार्मूला यूज़ करता है: कॉमेडी, इमोशनल ड्रामा एंड सोशल मैसेज। ये तीन चीज़ों को मिला के उसका CES फार्मूला बनता है, जो उसके लिए हमेशा काम करता है। उसकी सारी फिल्मों के अंदर ये फार्मूला सक्सेसफुली काम करता हुआ है। उसकी पहली फिल्म से नामालूम अफराद के अंदर सेम फार्मूला यूज़ हुआ है। एक शुरू के एक सर्टेन पार्ट के अंदर कॉमेडी आती है, फिर इमोशनल ड्रामा आता है जहाँ उसके कैरेक्टर रियलाइज़ करते हैं अपनी गलतियाँ और फिर उसके सीख के सही काम करते हैं। सबसे एंड में आता है सोशल मैसेज। ये उसकी सारी फिल्मों के अंदर ये पैटर्न है, चलता हुआ आता है। ये नामालूम अफराद में भी था, ये एक्टर इन लॉ में भी था, ये लॉर्ड वेडिंग में भी था, ये कहा जाए तो जिंदाबाद के अंदर भी था। खेल खेल में नहीं था, खेल खेल में तो अलग ही डायरेक्शन में चली गई थी। दूसरी चीज़ जो फिल्म के अंदर बहुत अच्छी है वो है गुड ह्यूमर टू शो अ टैबू टॉपिक एंड स्मार्ट डायरेक्शन। सेक्स एजुकेशन की बात करना किसी पाकिस्तानी मूवी में, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। ये टॉपिक तो आज भी हमारी सोसाइटी में टैबू कंसिडर किया जाता है, मगर नबील की स्मार्ट डायरेक्शन और स्क्रिप्ट के ह्यूमर इस तरीके से इस्तेमाल हुआ है कि जो बाउंड्री होती है वल्गर कॉमेडी में और ह्यूमर के अंदर, वो कभी नहीं टूटती। जैसे कि क्लासरूम वाला सीक्वेंस जहाँ फ़खर टीचर को रिप्रोडक्शन एक्सप्लेन कर रहा होता है, वो रिप्रोडक्शन भी इस तरीके से एक्सप्लेन की गई है कि वो ह्यूमरस और कॉमिक लगे रादर देन वो वल्गर और डर्टी लगे। तो वो चीज़ को बरकरार बड़े अच्छे से रखा गया है। ऐसे ही क्लाइमेक्स के सीन के अंदर जब मानी सलीम मराज की शॉप पर एडल्ट फिल्म की कैसेट लेने जाता है, तो और वो उसको बार बार इंसिस्ट कर रहा होता है कि भाई मुझे कैसेट जल्दी पकड़ा दो, मैं घर के अंदर माहौल बना के आया। जहाँ पे वो इनडायरेक्टली बता रहा है कि वो माहौल क्या बना है घर के अंदर, वो कैसेट देखकर क्या करेगा घर के अंदर। मगर वो चीज़ इतने अच्छे से राइटिंग के थ्रू और डायरेक्शन के थ्रू डील हुई है कि आपको वो ह्यूमर लगता है, आप इंजॉय करते हो, मगर आपके जहन में कभी भी वो वल्गैरिटी की तरफ नहीं जाता। इंडिया में हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म ओ माई गॉड 2, वो भी सेक्स एजुकेशन के ऊपर बनी थी, मगर उसके डायरेक्टर ने स्क्रीन प्ले को एक सीरियसनेस की तरफ लेके गया और उसने उस तरीके से वो पूरी फिल्म को चलाया, और उस टॉपिक की ग्रिप और उस स्क्रीन प्ले की ग्रिप अपने हाथ से जानी नहीं थी। क्योंकि जब आपका टॉपिक टैबू टॉपिक हो इस तरीके का, तो आपकी अगर डायरेक्शन और राइटिंग अच्छी ना हो तो वो आपके ऊपर बैकफायर करता है। ये हुआ था हाल ही के अंदर 2022 की पाकिस्तानी फिल्म जो वजाद रऊफ़ ने डायरेक्ट करी थी, पर्दे में रहने दो, जिसमें हानिया आमिर थी। तो फिल्म का आइडिया बहुत मज़े का था,
बहुत मज़े का आइडिया था, मगर उसकी राइटिंग और डायरेक्शन की एग्जीक्यूशन इतनी बुरी थी कि वो उस अच्छे आइडिया को भी खा गई। तो आपकी अगर इस तरीके के टैबू और सेंसिटिव टॉपिक्स की डायरेक्शन और राइटिंग अच्छी ना हुई भी हो तो वो आप पे बहुत गंदे तरीके से बैकफायर करते हैं, और वजाहत रूप से उस फिल्म की कहानी संभली ही नहीं। मगर नाबालिग अफराद के अंदर एग्जीक्यूशन और डायरेक्शन ऑन पॉइंट है। तीसरी चीज़ जो बहुत अच्छी थी फिल्म के अंदर वो था कास्टिंग रिस्क। कास्टिंग रिस्क वॉज वर्थ इट। दो लड़के नए लेकर आना जो टीनेजर्स हैं, और उन पे आपकी जब फिल्म की पूरी कहानी डिपेंड करती हो तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता है, और उसको पुल ऑफ कर देना मतलब आपने कमाल डायरेक्शन और कमाल काम कर दिया है। आशिर वजाहत और समर जाफरी जिन्होंने मजहर और फ़ख्र का रोल प्ले किया है, बहुत ज़रूरी होता है कि आपके दोनों लीड्स की बॉन्डिंग अच्छी हो। जैसे इस फिल्म में ये दोनों भाई का रोल अदा कर रहे हैं, तो कहीं पर भी एक मोमेंट के लिए आपको महसूस नहीं होता है ये दोनों भाई नहीं लग रहे या इन दोनों की केमिस्ट्री नहीं बन रही, क्योंकि वो दोनों इतना कन्विंसिंगली उस चीज़ को पोर्ट्रे कर रहे होते हैं कि आपको वो चीज़ महसूस होती है, हाँ यार भाई ऐसे ही तो होते हैं घरों के अंदर। वन ऑफ माई फेवरेट सीक्वेंस जो फिल्म के अंदर था, जिसके अंदर मैंने देखा कि भाई उन दोनों की एक्टिंग कैपेबिलिटीज़ कितनी अच्छी हैं। वहाँ पे फर्स्टली राइटिंग बहुत अच्छी हुई थी, डायरेक्शन बहुत अच्छी थी, और परफॉर्मेंस तो बेहतरीन थी दोनों की। वो सीन होता है जब जो फैमिली जो है वो दावत में चली जाती है किसी, और मजहर फ़ख्र घर में अकेले रह जाते हैं बहाना करके, वो भी सिर्फ इसलिए कि वो कहते हैं भाई सारे घर वाले तो बाहर चले गए हैं, तो अब हम कैसेट लगा के वो एडल्ट फिल्म देखेंगे अकेले में। मगर कैसेट इत्तेफाक से वीसीआर में फंस जाती है। उस मोमेंट से वो सीन की जो है ना टेंशन शुरू होती है। देखा जाए तो वो सीन अच्छा खासा लंबा है, और उस सीन में सिर्फ ये दोनों हैं जो मजहर और फ़ख्र जो परफॉर्म कर रहे हैं, मगर उन दोनों की एक्टिंग सलाहियत इतनी कोई मज़े की है, इतनी कन्विंसिंग और इतनी स्मूथ है। वहाँ पर वो आपको एज एन एक्टर अपनी कैपेबिलिटीज़ दिखाते हैं कि वो क्या कैपेबिलिटीज़ रखते हैं अपने अंदर, और उस लंबे सीन को भी इतना इंगेजिंग रखना ऑडियंस के लिए वो बहुत अच्छी थी। वो वाकई में तारीफ़ के काबिल था कि उन दोनों ने उस पूरे लंबे सीन को ऑडियंस के लिए बहुत इंगेजिंग रखा टिल द वेरी एंड। एक और चीज़ जो उनकी परफॉर्मेंस में बहुत अच्छी है वो ये भी थी कि 90s के एरा को कन्विंसिंगली पोर्ट्रे करना। आप सिनेमा वाला सीन देखें जब वो स्कूल बंक करके एडल्ट फिल्म देखने जाते हैं, वहाँ आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें और छोटी छोटी चीज़ें जो वो करते हैं जिससे वो अपने आप को बड़ा साबित कर सकें, जैसे टाई लूज़ कर देना, अपनी शर्ट के बटन थोड़े से खोल लेना, अपनी स्लीव फोल्ड कर लेना एक्सक्यूज मी अपनी स्लीव फोल्ड कर लेना, और क्या कहते हैं अपनी शर्ट पैंट से बाहर निकाल देना ताकि वो बड़े लगें। आजकल के डिजिटल दौर में जहाँ सब सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्टेड हैं, मगर 90s में ये सब नहीं था। अगर आप किसी को पसंद करते हैं तो उसे ये सब जाहिर कैसे करेंगे। यहाँ इनका ट्यूशन वाला सीक्वेंस आता है। ट्यूशन वाला सीक्वेंस में बाजी के घर में एक लड़की आती है इनके साथ पढ़ने, रिमा। अब ये दोनों भाई रिमा की तरफ अट्रैक्टेड है। उस सीक्वेंस में आप बस इन दोनों की जो एक एहसासात हैं जो ये महसूस कर रहे हैं, अभी टीनेजर्स हैं, नया नई अट्रैक्शन हुई है एक लड़की की तरफ, तो दोनों जो फील कर रहे हैं उसके लिए, दोनों भाई हैं और दोनों एक ही लड़की को पसंद करते हैं, और वो दोनों जो फील कर रहे हैं उस लड़की के लिए, वो इतना मज़े से इन दोनों ने एक्ट आउट करा है कि मतलब आप कहेंगे यार आप बहुत रिलेट करते हैं, क्योंकि जितने भी 90s की लोग हैं वो सब उस चीज़ से रिलेट करेंगे। ट्यूशन सेंटर्स के अंदर जाके ऐसा सिचुएशन बनती थी, आप किसी को पसंद करते थे तो वो चीज़ किस तरीके से पोर्ट्रे होती थी। तो इन दोनों ने वो सिचुएशन इतनी स्मूथली पोर्ट्रे करी है कि आप वाकई में उनकी एक्टिंग के ऊपर वाकई में उतार दोगे। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी है फिल्म के अंदर वो है सपोर्टिंग कास्ट एंड इट्स मैजिक। आदि, अदील अमजद, मजहर और फ़ख्र की हीरोज़ जर्नी सपोर्टिंग कास्ट के बगैर अधूरी है। स्पेशली आदि, जिसने फिल्म में जुगनू का रोल प्ले किया है। जुगनू वो कैरेक्टर है और वो सबसे ज़्यादा रिलेटेबल है, क्योंकि हर शख्स की ज़िंदगी में ऐसा शख्स होता है जिससे आप अपने सारे प्रॉब्लम्स शेयर करते हो और उस पर भरोसा करते हो कि वो कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जिन एडल्टिंग प्रॉब्लम्स के मसले आप अपने माँ बाप के साथ शेयर नहीं कर सकते, वो आप इस शख्स के साथ शेयर करते हो क्योंकि वो सुनता है, वो समझता है। जुगनू उनकी ज़िंदगी में वो बंदा था। फिल्म के स्टार्ट से वो उनके साथ है।
स्पेशली फ़खर मज़हर की ज़िंदगी का मेन गोल कि उन्हें वो एडल्ट फिल्म की कैसेट देखनी है, उस पूरी जर्नी में जुगनू उनके साथ है। क्योंकि तो जुगनू फिल्म के स्टार्ट से उन पर यही जाहिर करता है कि भाई उसने सब दुनिया में एक्सपीरियंस कर चुका है, सब कुछ देख दाख चुका है, उसे कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। मगर उसका जो भंड है वो वहाँ खुलता है जहाँ वो पहली दफ़ा सलीम मिराज की शॉप से एडल्ट फिल्म की कैसेट लेने जाता है। उस वक्त आप जुगनू की बॉडी लैंग्वेज देखें, आदि की आप वहाँ पे बॉडी लैंग्वेज देखें, वो जिस तरीके से घबराया हुआ होता है, उनका टेंशन सवार कि भाई मैं कैसे जाके उससे एडल्ट कैसेट मांगूँ, वो चीज़ से आपको अंदाज़ा होता है कि भाई उसने ज़िंदगी में खुद कभी कुछ एक्सप्लोर नहीं किया, उसकी ज़िंदगी भी सेम थी जैसी इनकी हो रही है इस वक्त। छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो जहाँ पर जो होते हैं एक्टर्स शाइन करते हैं, वो आपको बहुत कम मिलते हैं, मगर इस फिल्म के जहाँ जहाँ जुगनू को वो मौका मिला है वो शाइन करें। छोटे छोटे मोमेंट, जैसे शादी के अंदर उसका उसी ट्यूशन वाली बच्ची से टकराना जिसको ये दोनों पसंद करते हैं, मज़हर और फ़खर, और उसको इंस्टेंटली लव एट फर्स्ट साइट हो जाना। और लव एट फर्स्ट साइट को जिस तरीके से आदि ने एक्ट आउट किया है, मतलब आप जबकि उसको देखेंगे और लड़की को देखेंगे आप कहेंगे ये इससे ज़िंदगी में कभी नहीं पट सकती, मगर वो जिस तरीके से वो लव एट फर्स्ट साइट उसको होता है, आप कहते हो यार उम्मीद है। उसको देख के मुझे वो याद आ गया था सिचुएशन डम एंड डबर के अंदर, जो जिम कैरी एंड के अंदर क्लाइमैक्स में लड़की को प्रपोज करता है और वो उसको मना कर देती है, और वो कहता है भाई क्या इस पूरी दुनिया में 0.0001% चांस भी नहीं है कि तुम मुझे कभी हाँ कहता। वो कहती है शायद 0.0001% चांस हो, तो वो उस पर भी खुश हो जाता है। तो वो जो एक कैफियत को एक्सप्लेन करता है जिम कैरी इस तरीके से, आदि को भी देखेंगे ना, आदि ने उतना ही कन्विंसिंगली उसको कहा कि भाई रोमांस या मोहब्बत हुई है तो भाई हो गई है, अब यही है जो है इस लड़की। मगर अच्छी बात ये भी थी कि ये जो सब प्लॉट्स चल रहे थे ना, ये कहानी के मेन गोल को डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे फिल्म के अंदर, ये उस मेन गोल को बरकरार रख रहे थे। हाँ भाई मेन गोल यही है, उनको कैसेट देखनी है और वो उसकी वजह से फंसे हुए। तो ये सब प्लॉट जो है साथ साथ चल रहे थे, कहानी को आगे बढ़ा रहे थे, कहीं ना कहीं जाके आगे कहानी में कनेक्ट कर रहे थे। तो ये बहुत ज़रूरी था इसलिए क्योंकि अगर ये डिस्ट्रैक्ट करना शुरू हो जाते सब प्लॉट्स तो फिर कहानी और डगमगाना शुरू हो जाती। तो ये बहुत अच्छा हुआ था कि ये डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रहे थे, ये कहानी को आगे ले जाने में हेल्प आउट कर रहे थे। सलीम मिराज इज द VCR शो कॉर्नर एंड अ डाई हार्ड फैन ऑफ संजय दत्त। अच्छी बात ये थी कि वो टिपिकल विलन नहीं थे जो आप फिल्मों में देखते हो। उनका काम यही था भाई, जो शरीफ शख्स उसकी दुकान पर आए उसको बेवकूफ़ बना के ठग लो, या VCR दुकान, एक VCR शेडी VCR शॉप जो वो चला रहा है वो तो चल ही रही है, उसको वैसे ही चलाओ। सलीम मिराज का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है फिल्म के अंदर, और जितना उनका पार्ट है वो आपके नैरेटिव को आगे लेके जा रहा है, वो एक जगह कहानी को रोक नहीं रहा। तो उनका लिमिटेड पार्ट है, जबकि मुझे लगता था उनका पार्ट थोड़ा और ज़्यादा हो सकता था क्योंकि वो एंटेगनिस्ट है आपकी कहानी के, मगर उनका पार्ट जितना भी लिमिटेड था वो इतना अच्छा था कि वो कहानी को आगे लेके जा रहा था। और वो ज़रूरी है किसी भी कहानी के लिए कि आपका कोई भी कैरेक्टर आए वो आपकी कहानी को आगे लेके जाए, एक जगह पर रोक ना दे। दूसरी चीज़ मानी एज द गवर्नमेंट स्कूल टीचर, मुझे लगता है ये रोल मानी के अलावा और किसी पे सूट करता भी नहीं। मानी जिस तरीके का गवर्नमेंट स्कूल टीचर बनाता है, जो लीचड़ होते हैं, लीचड़ ठड़की प्रोफेसर जो आपको हर स्कूल में कहीं ना कहीं मिलते हैं, मानी है वो इतना बखूबी निभाया है वो किरदार। खास तौर पे अगर आपने फिल्म देखी है, जिन्होंने नहीं देखी वो सिनेमा वाला सीक्वेंस देखिएगा जहाँ पे मदर फकर फिल्म देखने जाते हैं और मानी की वहाँ पे एंट्री होती है। मानी की जो वहाँ पे एंट्री है और उसका बाद उस सीन में जो उसका एग्जिट है और जो फॉलो अप सीन है, वो जो ये 3 सीक्वेंसेस हैं, आप वहाँ पे मानी की परफॉर्मेंस पर देखें, वो जो ह्यूमर लेके आया है, वो जो कॉमेडी लेके आया है, वो जो पंच लेके आया है उस सीन के अंदर, वो सिर्फ एक आपका एक्सपीरियंस एक्टर ही कर सकता है। क्योंकि वो सीन में अगर से मदर फकर होते हैं और फिर सीन एंड हो जाता, वो सीन इतना मज़े का कभी नहीं लगता। वो मानी की एंट्री और मानी के प्रेजेंस से, जबकि डायलॉग हार्डली कोई उसके यहाँ डायलॉग यूज़ हुआ है, और मानी का जो एक्शन है वो इतने कन्विंसिंग है, इतनी उसकी स्मूथ परफॉर्मेंस है, उसकी जो कॉमेडी टाइमिंग है वो सिर्फ उसके एक्सपीरियंस ने ला के वहाँ पर खड़ी करी थी। और आप वो सीन को पसंद ही इसलिए करते हो क्योंकि उसमें आपका एक एक्सपीरियंस एक्टर मौजूद था। ऐसे फिल्म के अंदर 2-3 जगह के ऊपर ऐसे कॉमेडी सीक्वेंसेस हैं जो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाते, मगर क्योंकि फिल्म कमर्शियल फिल्म है तो वो ऑडियंस के एंटरटेनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे मस्जिद वाला सीक्वेंस है, वहाँ पे
छोटा सा कैमियो है ज़ीशान हैदर का एज अ मौलाना ऑफ द मस्जिद, आप वो कैमियो नोटिस करें जो कि वो कहानी को थोड़ा सा आगे पुश कर रहा होता है, ज़्यादा आगे नहीं बढ़ाता, सिर्फ आपकी कैरेक्टर की ट्रांजिशन के अंदर थोड़ा हेल्प आउट कर रहा होता है वो सीन, मगर वो एंटरटेनमेंट और कॉमेडी के हवाले से इतना अच्छा लिखा हुआ है कि आप कहते हो हाँ भाई ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस एक्टर ही कर सकता था वहाँ पे मौजूद। एक और चीज़ जो बहुत अच्छी फिल्म के अंदर वो है प्रोडक्शन डिज़ाइन और 90s की वाइब को सेट करना। फिल्म आपको 90s के एरा के अंदर लेकर जाती है, चाहे वो मदर फ़खर का घर हो, उनका ड्रेसअप हो, उनका बात करने का अंदाज़ हो, इवन रेनबो सेंटर की पुरानी दुकानें हों, कराची के पुराने सिनेमा हो। अगर आप नोटिस करते हैं तो इवन जो ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स भी यूज़ हुई हैं फिल्म के अंदर, वो भी वो है जो 90s के अंदर पैकेजिंग यूज़ होती थी। जूसेस भी दिखाए तो फ्रूटो जूस दिखाया है, स्लाइस जूस नहीं दिखाया है, क्योंकि फ्रूटो जूस बचपन में यूज़ होता था, हम लोग वो पीते थे। अब तो पुराने इलाकों में ही मिलता है, और करंटली आप फ्रूटो जूस नहीं कंज्यूम करते, वो बचपन में कंज्यूम किया करते थे। वो एक नॉस्टैल्जिक वाइब को बरकरार रखना। और इवन जो शादी वाले सीक्वेंस भी हैं फिल्म के अंदर, वो भी अगर आप नोटिस करें तो वो इस तरीके से ही डिज़ाइन हुए हुए हैं कि इवन जो वीडियोग्राफर्स है वो जिस तरीके से वीडियो बना रहे हैं वो अंदाज 90s के अंदर यूज़ किया जाता था, अब यूज़ नहीं किया जाता। तो वो छोटी छोटी डिटेल्स बड़ी ज़रूरी हैं कि आप जब फिल्म देख भी रहे थे तो आप अपने आप को 90s के एरा के अंदर ही महसूस कर रहे थे, आपको लग रहा था हाँ भाई 90s के अंदर होता था ये सब। अब आते हैं फिल्म के बुरे हिस्से की तरफ, द बैड। सेकेंड हाफ लूजेज द ग्रिप ऑफ द नैरेटिव। फर्स्ट हाफ फिल्म का जितना इंगेजिंग है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी मूविंग फॉरवर्ड, कैरेक्टर प्रोग्रेशन, इवन द कॉमेडी एंड द सीरीज ऑफ इवेंट्स जो प्लॉट को आगे बढ़ाते हैं, वो सब बड़ा मज़े से चल रहा है फर्स्ट हाफ के अंदर। बट सेकेंड हाफ के अंदर जैसे ही वो शुरू होता है वो चीज़ें रेपिटेटिव होना शुरू हो जाती हैं। मतलब मदर फ़खर हर बार कैसेट की वजह से फंसेंगे, वो उस फंसने के अंदर से फिर वो बाहर निकलेंगे, वो सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो ये चीज़ें रेपिटेटिव हो रही हैं। तो उसकी वजह से क्या हो रहा था कि कहानी जो है ना उसकी जो आगे बढ़ने की पेस है वो स्लो डाउन हो गई थी, वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रही हैं, उनकी चीज़ें मज़े की तो हो रही हैं मगर वो रेपिटेटिव है ना, और नया कुछ नहीं हो रहा उनके साथ, ना वो खुद कुछ कर रहे हैं। सेकेंडली रियलाइजेशन ऑफ द कैरेक्टर्स को जो अपनी गलतियों की रियलाइजेशन हो रही है वो बहुत लेट हो रही है फिल्म के अंदर। वही इशू जो कायदे जिंदाबाद के अंदर भी आया था कि मेन आइडिया 50 मिनट बाद आ रहा है, तो आपके कैरेक्टर्स की रियलाइजेशन बिल्कुल टूवर्ड्स द एंड ऑफ द फिल्म जाके हो रही है। मतलब वो पहले भी हो सकती थी, वो पहले हो जाती तो आपके पास स्क्रीन प्ले के अंदर और अच्छी चीज़ें होती वो रियलाइजेशन के बाद करवाने के लिए। और यही चीज़ क्या कहते हैं, इसी चीज़ की वजह से क्या होता है, क्या कहते हैं, वो आपकी रियलाइजेशन क्योंकि इतनी लेट हुई तो जो आपका इंगेजिंग पॉइंट होता है सेकंड हाफ के अंदर, क्योंकि फर्स्ट हाफ इतना आपने इंगेजिंग रखा, सेकंड हाफ के अंदर आप वो इंगेजिंग रख नहीं पाए, आपकी ग्रिप जो है वो नैरेटिव से लूज होना शुरू हो गई, क्योंकि रियलाइजेशन पॉइंट मदर फ़खर को लेट होता है और उसके बाद आपने उनसे ही मज़ीद चीज़ें करवाने के बजाय अब कहानी को थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर ले गए। डिफरेंट डायरेक्शन, फैमिली के ऊपर फोकस चला गया, सलीम मिराज के साइड के ऊपर फोकस चला गया। तो मदर फ़खर का जो खुद उस चीज़ से निकलना था, जैसे मुझे लगा था कि क्या कहते हैं जो उनका रियलाइजेशन फैक्टर है उसका असर उनकी फैमिली पे भी पड़ेगा, कि उनकी फैमिली को भी पता चलेगा कि वो किस चीज़ में फंसे हुए थे। मतलब कि वाइडल फिल्म की कैसेट वाला जो सिचुएशन थी उनकी फैमिली को भी पता चलेगी, मगर उनकी फैमिली को वो चीज़ नहीं पता चलती टिल द वेरी एंड ऑफ द फिल्म, नहीं पता चलती और एंड में भी नहीं पता चली। मुझे लगता था अगर वो चीज़ पता चल जाती तो फिर स्क्रीन प्ले के अंदर और इंटरेस्टिंग चीज़ें होती करवाने के लिए दोनों से, तो वो नहीं हुआ। थर्डली जो तो बिल्कुल ही गैर ज़रूरी चीज़ जो एक फिल्म के अंदर थी वो थी फ़हाद मुस्तफ़ा की एंट्री। फ़हाद मुस्तफ़ा का कैमियो बहुत पहले से पता चल गया था कि फ़हाद मुस्तफ़ा इस फिल्म के अंदर है और उसका कैमियो था, और फिर वो बहुत ही अननेसेसरी कैमियो था इस फिल्म के अंदर। आपको देखिए पूरी फिल्म की टोन एक तरफ है और जब फ़हाद मुस्तफ़ा की एंट्री होती है और वो पूरा जो सीक्वेंस है उसकी टोन एक तरफ, पूरी फिल्म की सिनेमाटोग्राफी एक तरफ, फ़हाद मुस्तफ़ा की जब एंट्री हुई है उस वक्त की पूरी सिनेमाटोग्राफी, पूरी फिल्म की सिनेमाटोग्राफी से बिल्कुल अलग है और कोई ज़रूरत नहीं थी फ़हाद मुस्तफ़ा की एंट्री की। उसकी जगह अगर कोई भी इंस्पेक्टर होता वो रोल प्ले करता हुआ,
या मज़हर फ़खर अपनी सॉल्यूशन, अपनी प्रॉब्लम्स का खुद ही सॉल्यूशंस निकाल लेते, तो वो ज़्यादा इंगेजिंग होता, ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता कि आपके कैरेक्टर्स खुद सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मगर उस सीक्वेंस को देखकर आपको अंदाज़ा होता है कि वो सीक्वेंस नबील ने खुद लिखा था शायद फिल्म के अंदर, क्योंकि फ़ाद मुस्तफ़ा उसका सिग्नेचर हीरो है, उसकी वजह से उसकी फिल्में चलती हैं। और वो अच्छी बात भी, फ़ाद मुस्तफ़ा ने जितनी भी उसकी फिल्में करी हैं वो सारी ज़बरदस्त रही हैं, स्टोरी वाइज भी, एक्टिंग वाइज भी। मगर इस फिल्म के अंदर ज़रूरी नहीं था, क्योंकि आपके लीड्स कोई और है ना, लीड आपका फ़ाद मुस्तफ़ा थोड़ी है, तो वो उनकी पूरी जगह घेर लेना क्लाइमैक्स के अंदर, वो बड़ा ऑफ सिचुएशन थी। तो दैट वाज द रिव्यू गाइस फॉर नाबालिग अफराद। नाबालिग अफराद आप अपने करीबी किसी भी सिनेमा के अंदर जाकर देख सकते हैं, वो लगी हुई है अभी भी। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड दिस इज़ मी साद हाशिम साइनिंग ऑफ। अगली बार फिर मिलेंगे आपसे किसी और फिल्म के रिव्यू के साथ, किसी और सिनेमा की मूवी के साथ। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। दिस इज़ मी साद हाशिम साइनिंग ऑफ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।